कहानी की शुरुआत होती है तो हम 1963 में कुछ साइंटिस्ट को मैक्सिको के जंगल में देखते हैं, जहाँ पर एक रहस्यमय घर के अंदर खुदाई का काम चल रहा था। उस घर के अंदर काफी लोगों की लाशें थी जिनके सर कटे हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद उन पर कोई रिचुअल किया गया था। उन लोगों को उस घर के बेसमेंट में एक काफी पुराना और अजीब सा बॉक्स मिला और उस बॉक्स के आसपास कुछ तितलियां मंडरा रही थी, जो कि काफी अजीब था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम फिर से तितलियों को देखते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वे सो रही हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर, जो कि एक घर के अंदर किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी बातों से लग रहा था कि वो किसी वजह से अपना घर छोड़कर यहाँ पर रह रही है। सामने टीवी में न्यूज चल रही थी और अचानक टीवी के सिग्नल गायब होने लगते हैं और तभी उस रूम की लाइट बंद हो जाती है। वो लड़की देखती है कि अचानक ही उसका फोन भी कट गया था और तभी वो फ्लोर पर किसी के पैरों के निशान देखती है। उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो ये देखने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि बाहर वही बॉक्स रखा था जो कि जंगल के उस घर में मिला था। और यहाँ हम देख पाते हैं कि उस लड़की के पीछे एक साया है और वो बॉक्स धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ रहा है और अचानक वो साया उस लड़की को पकड़ लेता है और उस लड़की की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। और अब उस लड़की के मरते ही उन तितलियों में से एक तितली उड़ जाती है। जिसके बाद हम एक लड़की एम्बर को देखते हैं, जो कि इल्लीगल तरीके से अमेरिका आई थी और उसे मोटल में रहते हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। तब मोटल का मैनेजर उससे कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा दिन रुकना है तो तुम्हें आईडी देनी होगी। और ये सुनकर एम्बर काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो एक फैक्ट्री के अंदर आती है जहाँ वो काम करती है। यहाँ पर कपड़ों की सिलाई और पैकिंग का काम होता है। यहाँ पर एम्बर की एक दोस्त भी है जिसका नाम किंसी है। अब काम खत्म होने के बाद उसे एक घर के बारे में पता चलता है जहाँ का रेंट भी काफी कम था। तब एम्बर उस घर के पास पहुँच जाती है और ये घर वही था जहाँ उस लड़की की डेथ हुई थी। उस घर का मालिक रेड एम्बर को बताता है ये घर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिया है, इसलिए यहाँ पर अभी काम चल रहा है। एम्बर पूछती है कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, जिस पर रेड कहता है कि वो दूसरी है, फ्रेया यहाँ पर पहली है। यहाँ पर सिर्फ लेडीज रहती हैं, इसलिए 9 बजे के बाद कोई भी मेहमान अंदर नहीं आएगा। रेड कहता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे 1 महीने का रेंट एडवांस देना होगा। अब एम्बर के पास कहीं और रहने की जगह भी नहीं थी, इसलिए वो उसे पूरे महीने का एडवांस दे देती है। अब रात के समय एम्बर अपनी मोम के सेव्ड वॉइस मैसेज सुन रही थी। दरअसल एम्बर की मोम की डेथ हो चुकी है और वो अमेरिका में पढ़ना चाहती थी, लेकिन एम्बर की मोम के इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए और इसीलिए उसे यहाँ पर ऐसे इलीगल तरीके से आना पड़ा। उसके पास थोड़े ही पैसे बचे थे जिनसे उसे अपनी आईडी भी बनवानी थी। अब एम्बर अपने रूम में लेटी अपनी मोम की पिक्चर देख रही थी, तभी कोई उसके सर पर हाथ फेरता है। अब सुबह के समय जब वो अपने काम पर जा रही थी तो वो फ्रेया से बात करने की कोशिश करती है। वो फ्रेया से कहती है कि रेड ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। तब फ्रेया ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि रेड एक घटिया इंसान है। और एम्बर के जाने के बाद हम देखते हैं कि उस घर के फ्लोर पर 2 साए हैं जो कि एम्बर को ही देख रहे थे। दूसरी ओर किंसी एम्बर की आईडी बनवा रही थी क्योंकि उसका कोई जान पहचान का आदमी था जो कि फेक आईडी बनाता था, लेकिन अब वो आईडी बनाने के $3000 मांग रहा था, जो कि काफी बड़ी रकम थी। और एम्बर के पास रेंट देने के बाद अब $2000 ही बचे थे। खैर इसके बाद एम्बर कैवलैंड में अपने एक कजिन के घर आती है जिसका नाम बेटो था। बेटो बताता है कि उसने एम्बर की जॉब के लिए एक जगह पर बात की है और फ्राइडे को उसे अपनी आईडी के साथ उनसे मिलना होगा। अब यहाँ पर एम्बर ने अपने कजिन से ये झूठ बोला था कि उसके पास टेक्सास की आईडी है क्योंकि उसकी मोम वहाँ की थी और आईडी बनाने वाला टेक्सास की ही आईडी बनाने के ज्यादा पैसे मांग रहा था। खैर सर्दी ज्यादा थी इसलिए बेटो की वाइफ उसे अपना कोड दे देती है और अब डिनर के बाद एम्बर अपने घर पर आ जाती है। तब एम्बर नोटिस करती है कि बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही थी और तब वहाँ की लाइट भी फ्लिकर होने लगती है। अब एम्बर जैसे ही बेसमेंट के पास आती है तो वो देखती है कि बेसमेंट का लॉक लगा हुआ था और अब जैसे ही वो बेसमेंट के गेट के नीचे से अंदर देखने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर रेड आ जाता है। वो एम्बर से कहता है कि बेसमेंट और स्टडी रूम प्राइवेट है और किसी को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। तब ये सुनकर एम्बर कहती है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो उसका 2 दिन का रेंट काट कर बाकी एडवांस वापस कर दे। जिस पर रेड कहता है कि वो पैसे तो घर की मरम्मत में खर्च हो गए। अब एम्बर जब अपने रूम में होती है तो उसे फ्रेया के रोने की आवाज आती है, लेकिन जब वो उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वो साया उस रूम में था। अब एम्बर इसे अपना बहम समझकर सो जाती है और रात में वो एक सपना देखती है जहाँ वो अपनी मोम के साथ हॉस्पिटल में थी।
तभी उन्हें उस रूम में वही बॉक्स दिखाई देता है जो कि हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, और उस बॉक्स से 2 हाथ बाहर आ रहे थे। अब एम्बर काम पर आकर अपने बॉस से कुछ एडवांस मांगती है, लेकिन वो उसे एडवांस देने से साफ साफ मना कर देता है। अब शाम के समय एम्बर किन्सी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो किन्सी को बताती है कि अगर मुझे फ्राइडे तक आईडी नहीं मिली तो मेरा जॉब इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। तब किन्सी उसे बताती है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो उसका भी एक सपना था कि वो खुद की एक शॉप खोले, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाई। तब किन्सी एम्बर से कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे पैसे ले लो, और जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो बाद में तुम मेरी हेल्प कर देना। अब ये सुनकर एम्बर काफी खुश होती है और वो किन्सी को अपने बाकी बचे $2000 भी दे देती है, ये सोचकर कि शायद अब उसका काम हो जाएगा। जिसके बाद वो खुशी खुशी घर आती है, लेकिन वो देखती है कि एक आदमी बेसमेंट के गेट पर बार बार नॉक कर रहा था, और वो आदमी एम्बर के गेट पर एक निशान बना देता है, और पूछने पर रेड उसे बताता है कि वो बैकर है, मेरा भाई। अब उसी दिन उस घर में 2 नई लड़कियां भी रहने आई थी, पेट्रा और मैरी। अब रेड से बात करने के बाद एम्बर चुपके से रेड के स्टडी रूम में चली जाती है, जहां वो उन तितलियों को भी देखती है जो कि हमने कहानी के शुरुआत में देखी थी। उस रूम में वो सारा सामान था जो कि जंगल के उस रहस्यमयी घर से मिला था। एम्बर को वहाँ पर ह्यूमन सैक्रिफाइस रिचुअल की काफी सारी बुक भी मिलती है, और वहीं पर उस बॉक्स की फोटो भी थी जिसे उन साइंटिस्ट ने ढूंढा था, और वो साइंटिस्ट थे ओथर और मैरी। अब तभी एम्बर को किसी के चीखने की आवाज आती है, जिससे उसके हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर जाता है, और अब वहाँ पर वो साया भी था जो कि एम्बर को ही देख रहा था। एम्बर अब जल्दी से उस फोटो को वहीं पर रखकर अपने रूम में आ जाती है, और अगली सुबह जब वो जॉब पर आती है तो वो देखती है कि किन्सी वहाँ पर नहीं थी। वो किन्सी को कॉल भी करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी, और जब एम्बर अपने बॉस से पूछती है तो वो उसे बताता है कि किन्सी काम छोड़कर चली गई है, उसका सुबह ही मैसेज आया था। तब एम्बर अपने बॉस से किन्सी का एड्रेस मांगती है, लेकिन वो रूल्स बताकर उसे एड्रेस देने से मना कर देता है। अब एम्बर ना तो पुलिस के पास जा सकती थी और ना ही किसी और के पास, क्योंकि अगर वो पुलिस के पास गई तो वो फेक आईडी की वजह से खुद ही फंस जाएगी। किन्सी जानती थी कि एम्बर कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उसका सारा पैसा लेकर भाग गई, और यहाँ एम्बर बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। अब परेशान एम्बर शावर लेने अपने रूम में आती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पाइप से फ्रेया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और तभी वो फ्रेया को अपने रूम में देखती है जो कि बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब थी। तब एम्बर रेड से पूछती है कि फ्रेया कहाँ है, जिस पर रेड कहता है कि वो तो 2 दिन पहले ही चली गई। जिसके बाद रेड पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी डिपॉजिट चाहिए, क्योंकि नई लड़कियों के आने से पैसा आ गया है, इसलिए वो कल सुबह उसका पैसा लौटा देगा। अब रात में एम्बर परेशान अपने रूम में बैठी अपने मोम के वॉइस मैसेज सुन रही थी। तभी एक तितली उसके रूम में आती है। तब परेशान एम्बर उस तितली को मार देती है, लेकिन अगले ही पल वो तितली वहाँ से उड़ जाती है, और तभी एम्बर अपने रूम में अपनी मोम की आत्मा को देखती है जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। लेकिन अगले ही पल एम्बर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था, और उसके रूम का गेट भी खुला हुआ था। तभी एम्बर को अपने रूम में वो साए दिखते हैं, जिनमें से एक साया ओथर की वाइफ मैरी का था, और ये वही ओथर और मैरी हैं जिसे वो बॉक्स मिला था। मैरी उस साए से कह रही थी कि मुझे तुम्हें तैयार करना होगा, नहीं तो ओथर हम दोनों को मार डालेगा। और तभी मैरी उस लड़की को घसीट कर ले जाने लगती है, और वो दूसरा साया एक लड़की की स्पिरिट थी। वो लड़की रोते हुए मैरी से कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन तभी एक हाथ उस लड़की को अंदर बेसमेंट में खींच लेता है। और अब ये देखकर एम्बर समझ जाती है कि इस घर में कुछ तो बहुत भयानक है। तब वो अपना सामान पैक करती है और बेटो को कॉल करती है। बेटो उससे पूछता है कि तुमने आधी रात को कॉल किया, सब ठीक है ना? जिस पर एम्बर उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता देती है। वो बेटो को अपनी लोकेशन बताकर कहती है कि बेटो मुझे यहाँ से ले जाओ। तब बेटो कहता है कि देखो मैं भी शहर से बाहर हूँ और मैं कल जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँचता हूँ, तब तक तुम किसी सुरक्षित जगह पर रहना। तब अगली सुबह एम्बर रेड के रूम में जाती है उससे अपना डिपॉजिट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर बैकर था। वो कहता है कि रेड बाहर गया है और जैसे ही वो वापस आता है मैं उसे नीचे भेज दूंगा। तब एम्बर बाहर जाकर रूम ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती क्योंकि उसके पास रेंट देने के पूरे पैसे नहीं थे। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा थी और उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। पूरा दिन भटकने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठी बेटो को कॉल कर रही थी, लेकिन बेटो फोन नहीं उठा रहा था। और तब वो रेड को कॉल करती है। वो रेड को बताती है कि वो बाहर कैफे में है तो वो वहीं पर उसके बाकी पैसे दे जाए, क्योंकि उसे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और
थोड़ी ही देर बाद रेड वहाँ कैफे में आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, तुम घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ से कैश दे दूंगा। अब एम्बर नोटिस करती है कि रेड के फेस पर चोट के काफी निशान थे और तब पूछने पर रेड बताता है कि बेकर का उससे रिफंड को लेकर झगड़ा हो गया, वो बस थोड़ा बीमार है। अब यहाँ एम्बर को उसकी बातों से लग रहा था कि रेड एक बुरा इंसान नहीं है, तब वो उसके साथ वापस घर आ जाती है। रेड कहता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे रूम में हैं। तब एम्बर अपने रूम में पैसों को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर पैसे नहीं थे। और तब रेड उससे कहता है कि मुझे मालूम है ये जगह काफी अजीब है। दरअसल मेरे डैड को अजीब चीजें कलेक्ट करने का काफी शौक था, वो एक पागल इंसान थे, उन्होंने मेरी माँ को भी मार दिया। अब ये सुनकर एम्बर कहती है कि मुझे जाना है, जिस पर रेड कहता है कि काश तुमने कॉल ना किया होता, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला था, मैं सच में तुम्हारे पैसे लौटाने वाला था, लेकिन जब तुम पैसे लेने मेरे रूम में आई तो बेकर को तुम पसंद आ गई और अब उसे तुम्हारी जरूरत है। अब तभी वहाँ पर बेकर आ जाता है और तब रेड बेकर से कहता है कि बेकर मैं इसे ले आऊंगा, लेकिन बेकर उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। और तब बेकर उस रूम में थोड़ी ड्रिंक छिड़ककर एम्बर को जबरदस्ती ड्रिंक पिला देता है। और बेकर के जाने के बाद रेड कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ये सब और ज्यादा बुरा हो सकता है। अब रेड के जाते ही एम्बर अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। तब मैरियल और पेट्रा भी एम्बर के रूम में आ जाती है। बेकर ने उन दोनों के साथ भी वही किया था जो उसने एम्बर के साथ किया। मैरियल कहती है कि हम तीनों को एक साथ रहना चाहिए। तब एम्बर कहती है कि इस जगह में कुछ तो अजीब है, क्या तुम्हें भी सपने आते हैं? तब मैरियल कहती है कि हाँ, हम दोनों को एक बॉक्स दिखता है और मुझे मेरा बेटा दिखाई देता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अब काफी बदल चुका है और वो बॉक्स मुझे जागते हुए भी दिखता है। मुझे लगता है कि वो बॉक्स यही है नीचे बेसमेंट में, शायद वहाँ पर और भी औरतें हैं जिनके रोने की आवाज पूरी रात आती है। अब तभी एम्बर देखती है कि उसके रूम में काफी सारी औरतें खड़ी हैं और बाहर गेट के पास उसकी मोम है जो कि हमेशा की तरह उसे अपने पास बुला रही हैं। और तभी एम्बर की नींद पेट्रा की आवाज से खुलती है। रेड और बेकर उन्हें ले जा रहे थे। तब एम्बर उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बेकर उसे कूसा मारकर नीचे गिरा देता है। और तभी उस घर के दरवाजे पर नोक होती है और जब रेड बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर बैटो था जो कि एम्बर को लेने आया था। एम्बर ने भी उसे देख लिया था, लेकिन रेड कहता है कि यहाँ पर एम्बर नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। लेकिन बैटो वहाँ पर एम्बर का कोट देख लेता है जो कि उसकी वाइफ ने ही एम्बर को दिया था। तब एम्बर विंडो का शीशा तोड़कर बैटो को आवाज लगाती है और एम्बर को देखकर बैटो रेड को धक्का देकर अंदर घुस जाता है। वो एम्बर के रूम के पास पहुँच जाता है, लेकिन रूम लॉक था और जब बैटो उस रूम को खोलने की कोशिश कर रहा था तभी पीछे से बेकर आकर बैटो का मार मार कर सर फोड़ देता है और बेबस एम्बर कुछ भी नहीं कर पाती। बैटो को मारने के बाद बेकर रेड से कहता है कि उसे तैयार करो, जिसके बाद ये लोग इन्हें अजीब से कपड़े पहनाकर उनके हाथ पैरों को बांध देते हैं और बेकर पेट्रा को जबरदस्ती बेसमेंट में उठाकर ले जाता है। तब एम्बर रेड से पूछती है कि तुम लोग हमारे साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम हमें मारने वाले हो? लेकिन रेड उसके शरीर पर एक पेस्ट लगाने लगता है। एम्बर पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर रेड कहता है कि मैं बस अपने भाई की मदद कर रहा हूँ, ये सब करने से वो ठीक हो जाता है। जब हमें पहली बार उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो किसी भी इलाज से उसे कोई फायदा नहीं हुआ और डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर हम यहाँ पर आए और डैड की ही तरह उसने भी बॉक्स के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो लड़कियों को यहाँ लाता गया और वो धीरे धीरे ठीक होता गया। और इस समय मेरी माँ मैरी भी उसका साथ देती थी। अब मैरी और ओथर जो साइंटिस्ट थे जिन्हें वो बॉक्स मिला था वो बेकर और रेड के माता पिता थे और इसीलिए वो बॉक्स इस समय बेकर के पास है। रेड आगे कहता है कि अपने डैड के मौत के बाद मैं यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन बेकर ने कहा कि हम इस जगह को ठीक कर सकते हैं और मैं बस अपने भाई की मदद कर रहा हूँ। जिस पर एम्बर कहती है कि रेड कितनी और लड़कियों को मारोगे, देखो यहाँ से चलते हैं, हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन रेड अपने भाई के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो सही और गलत देख ही नहीं पा रहा था। वो एम्बर को वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बेकर आ जाता है और उसके सर में काफी अजीब सी नसें उभरी हुई थी और उसके हाथ पर कुछ घाव भी हो रहे थे। वो एम्बर से कहता है कि लड़ना मत, पिछली वाली ने लड़ाई की थी। जिसके बाद बेकर उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाने लगता है और तब उस जगह पर मौजूद सभी आत्माएं उसे देख रही थी। बेकर उसे बेसमेंट में ले जाता है जहां वो पेट्रा की डेड बॉडी को एक पत्थर से नीचे उतारकर फेंक देता है। एम्बर देखती है कि पेट्रा का सर नहीं था, जिसके बाद बेकर
एम्बर को भी उसी पत्थर पर लेटाकर उसे एक चैन से बांध देता है, जिसके बाद वो वहीं पर रखे उस बॉक्स का दरवाजा खोलकर बेसमेंट बंद करके चला जाता है। एम्बर चीखती रह जाती है और तभी वो देखती है कि उस बॉक्स से काफी सारी तितलियां बाहर आ रही हैं और वो एम्बर के चारों ओर मंडराने लगती हैं। जिसके बाद वे सभी तितलियां उस बॉक्स के पास जाकर बैठ जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बैटू आ जाता है। वो अभी जिंदा था, लेकिन कैसे ये नहीं पता। तब वो एम्बर की चैन खोलकर उसे अपने साथ ले जाता है। वे लोग उस घर के एक रूम में छिप जाते हैं। उस रूम में काफी अंधेरा था। तब एम्बर उस रूम के कोने में अपनी मोम को देखती है, जहाँ वो हॉस्पिटल के बेड पर थी और एम्बर उनके पास बैठी थी। तभी वो देखती है कि उस रूम में वही बॉक्स है, लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि एम्बर तो अभी तक उस बेसमेंट में ही बंधी हुई थी। और तब उस बॉक्स से दो हाथ बाहर आते हैं और यहाँ वो सपने में खुद को अपनी मोम के पास देख रही थी, जो कि ये सब उसे वो बॉक्स ही दिखा रहा था। और तब उस बॉक्स से एक अजीब सा राक्षस बाहर आने लगता है और एम्बर की मोम उससे सपने में कह रही थी कि बेटा मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे पास थोड़ी देर और रुक जाओ। और तभी उस रूम की लाइट फ्लिकर होने लगती है और वो अजीब सा शैतान उस बॉक्स से बाहर आ चुका था, जिसका आधा शरीर एक जानवर के जैसा था और आधा शरीर इंसान के जैसा। वो एम्बर के सर पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन एम्बर को लग रहा था कि उसकी मोम उसके सर पर हाथ फेर रही हैं। वो एम्बर से कहती हैं कि बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन अब एम्बर समझ चुकी थी कि ये उसकी मोम नहीं है और वो शैतान भी अपना मुंह खोलकर उसे खाने ही वाला था। तब एम्बर कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और तब उसकी मोम उसका गला दबाने लगती है, लेकिन एम्बर अपनी मोम को धक्का देकर उन्हें मार डालती है। और ये देखकर वो शैतान भी वापस अपने बॉक्स में चला जाता है। जिसके बाद एम्बर को होश आ जाता है तो वो देखती है कि उस शैतान ने उस बॉक्स का गेट बंद कर दिया था। तब एम्बर उस बॉक्स का गेट खोलकर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक इंसान का काफी पुराना स्केलेटन था। तब वो उस बॉक्स को बंद कर देती है और बेसमेंट से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि स्टडी रूम में एक पुराने जमाने की गिटार थी। तब वो उसे अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। तब एम्बर देखती है कि बैटो तो तभी मर गया था जब बैकर ने उस पर हमला किया था, और जो उसे बचाने आया था वो बस एम्बर का हेलुसिनेशन था, जो कि वो शैतान ही उसे दिखा रहा था। इधर बैकर मैरियल को तैयार कर रहा था। तब वो अपने घाव को देखकर रेड से कहता है कि कुछ गड़बड़ है, जाओ और बेसमेंट में जाकर चेक करो। और अब जैसे ही रेड गेट खुलता है एम्बर उस पर हमला कर देती है, जिससे रेड वहीं पर गिर जाता है। और फिर वो बैकर की गर्दन पर भी उस हथियार से हमला कर देती है, लेकिन बैकर काफी स्ट्रॉन्ग था। वो एम्बर को घूसा मारकर गिरा देता है, लेकिन तभी मैरियल अपने हाथ खोलकर बाहर जाने लगती है। और तब बैकर एम्बर का पैर तोड़कर मैरियल के पीछे भाग जाता है और वो गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है, जहाँ नीचे गिरने से मैरी की मौत हो जाती है। और तब वो एम्बर के पास आता है और वो उसे मार ही देता कि तभी एम्बर एक ब्लेड से बैकर की गर्दन को काट देती है। जिसके बाद वो उस हथियार से ही बैकर को पीट पीट कर मार डालती है और फिर वो रेड को ले जाकर बेसमेंट में बांध देती है और उस बॉक्स का गेट खोल देती है। रेड उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन एम्बर अब उस पर तरस नहीं खाती। जिसके बाद वो शैतान बाहर आता है, लेकिन रेड को लग रहा था कि वो बैकर है, और तभी वो शैतान रेड की गर्दन को तोड़कर खा जाता है। एम्बर अब बेसमेंट से बाहर आती है तो वो मिरर में रेड की आत्मा को देखती है, और जब वो घर से बाहर जाने लगती है तभी उसके शरीर के घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं और उसका पैर भी पहले की तरह ठीक हो जाता है, क्योंकि एम्बर ने उस शैतान को रेड की बलि दी थी। इसलिए अब वो बॉक्स एम्बर के साथ जुड़ गया था और इसीलिए उस शैतान ने उस बलि के बदले एम्बर के घावों को ठीक कर दिया था और अब एम्बर उस बॉक्स की नई मालकिन थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज कि एम्बर जिंदा कैसे बची, तो वो शैतान इंसान को उनके अपनों के सपने दिखाता है, जिससे इंसान अपनी मर्जी से खुद को उस शैतान को सौंप देता है। लेकिन एम्बर ने उस शैतान को पहचान लिया था और तब उसने उस शैतान के भ्रम को तोड़ दिया, और इसीलिए वो शैतान एम्बर को उसकी मर्जी के बिना नहीं ले जा पाया, क्योंकि वो इंसान को सिर्फ उसकी मर्जी से ही ले जा सकता था। और अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।